सफर खौफनाक मोड़ ले लेता है जब एक अनजान ताकत प्लेन पर हमला कर देती है, जिससे उसका कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ जाता है और कुछ ही पलों में प्लेन आसमान से तेजी से नीचे गिरने लगता है। घबराए हुए यात्री चीखने लगते हैं और भयानक हादसे के दौरान प्लेन के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। पीछे बैठे कुछ लोग अपनी सीट से उछलकर बाहर गिर जाते हैं, जबकि कुछ अंदर ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आखिरकार प्लेन अमेज़न के घने जंगलों के बीच जोरदार टक्कर के साथ क्रैश हो जाता है, जहाँ पेड़ों की नुकीली टहनियां पायलट के शरीर को चीर देती हैं और कई लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। जो कुछ लोग बचते हैं वे डर और सदमे में प्लेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि एक स्टूडेंट का सिर घूमते हुए पंखे में फंसकर कट जाता है। इस अफरा तफरी में उनका जीपीएस ट्रैकर भी खो जाता है और मोबाइल फोन बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता, जिससे वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। ऊपर से जो व्यक्ति उस इलाके की सबसे ज्यादा जानकारी रखता था वह भी मर चुका होता है। अब वे सब अमेज़न के खतरनाक और अनजान जंगल में फंसे होते हैं, जहाँ हर कदम पर मौत मंडरा रही होती है। और तभी अचानक हार्वे को जंगल की गहराइयों से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि वे आवाजें वहां रहने वाली आदिवासियों की हैं। हार्वे को लगता है कि अगर जंगल में रहने वाले आदिवासी उनकी मदद कर दें तो वे लोग नदी के रास्ते अपने कैंप तक पहुंच सकते हैं और वहां से बचने का कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन उनकी यह उम्मीद जल्दी ही डरावने सपने में बदल जाती है, क्योंकि उन जनजातीय लोगों को उनकी भाषा का एक शब्द भी समझ नहीं आता और वे उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में हार्वे की गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और बाकी सभी को जहरीले डार्ट मारकर बेहोश कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब जस्टिन को होश आता है तो वह खुद को एक लकड़ी की नाव में बंधा हुआ पाती है। डर और घबराहट में वह अपने हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक काले रंग से पुता हुआ आदिवासी उस पर जोर से चिल्लाता है, जो दिखने में बेहद खतरनाक और निर्दयी होता है। धीरे धीरे नाव किनारे पहुंचती है, जहां छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी आदिवासी अपने शरीर को लाल रंग से रंगे हुए होते हैं। इसके बाद आदिवासियों के गांव में पहुंचते ही पूरे कबीले के लोग उन पकड़े गए स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें अजीब तरीके से छूने और गौर से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसे इंसानों को नहीं देखा हो। लेकिन असली डर तब उनके दिलों में बैठ जाता है जब वे पेड़ों पर लटके इंसानी कंकाल, बांसों पर टंगी खोपड़ियां और चारों तरफ फैली हड्डियां देखते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह एक खतरनाक नरभक्षी कबीला है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए सामने आती है, जो इस पूरे कबीले की मुखिया होती है, और उसकी एक लाठी की आवाज पर ही पूरा कबीला अचानक शांत हो जाता है। वह धीरे धीरे हर स्टूडेंट के पास जाती है और उन्हें ध्यान से देखती है। फिर वह अपनी भाषा में कुछ कहती है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता और सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती उठाकर एक गंदे सुअरों के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहां बाहर खड़े आदिवासी उन्हें ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे कसाई जानवरों को काटने से पहले देखते हैं। तभी उनमें से एक मोटा लड़का सबसे ज्यादा बदकिस्मत निकलता है, क्योंकि उसे बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है। वह घबराकर चिल्लाता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी वही बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती एक अजीब सा तरल पिला देती है, जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसके तुरंत बाद उसे एक बड़ी चट्टान पर लिटा दिया जाता है और जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है, कई ताकतवर आदिवासी उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। इसके बाद कबीले की मुखिया धीरे धीरे उस मोटे लड़के के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अचानक वह अपने हाथ में पकड़े तेज चाकू से एक ही झटके में उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और बिना किसी भावना के उन्हें खाने लगती है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद वह उसकी जीभ भी काट कर खा जाती है। तभी काले रंग से पुता हुआ कसाई आगे बढ़ता है और एक बड़े चाकू से बेरहमी से उसके हाथ पैर अलग करना शुरू कर देता है। मोटा लड़का दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और कुछ ही पलों में उसका शरीर टुकड़ों में बदल दिया जाता है। यह पूरा नजारा इतना खौफनाक होता है कि सभी स्टूडेंट सन्न रह जाते हैं। इसके बाद आदिवासी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार करने लगते हैं। वे शरीर के हर हिस्से को बड़े आराम से अलग करते हैं और फिर उसके धड़ पर एक खास तरह का लेप लगाकर उसे मिट्टी के बने भट्ठे में डाल देते हैं। धीरे धीरे भूनते हुए मांस की गंध पूरे गांव में फैल जाती है और छोटे छोटे बच्चे भी उसे देखकर लालच में लार टपकाने लगते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और उसके साथी यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी सबकी तरह घबराने के बजाय हार्वे काफी शांत दिखाई देता है और वह अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह बाहर मदद का मैसेज भेज सके। लेकिन इस घने जंगल में उसका यह प्रयास पूरी तरह बेकार साबित होता है। इसी दौरान वे देखते हैं कि कबीले के लोग बड़े आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं और वह नजारा किसी आम इंसानी दावत जैसा ही लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनकी थालियों में परोसा गया खाना इंसान का मांस होता है। हालांकि यह कबीला सिर्फ इंसानों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे सूअर और गाय भी पालते हैं, लेकिन खास मौके पर इंसानों को पकड़कर कैद में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी अपने खाने में शामिल कर लेते हैं। पिंजरे में
में बंद स्टूडेंट्स की हालत जानवरों से भी बदतर हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हें वहीं खाना पीना और अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और अंधेरे में पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है, क्योंकि वहाँ कोई बिजली नहीं होती, बस कुछ जलती हुई आग ही रोशनी दे रही होती है। मौका देखकर स्टूडेंट्स धीरे धीरे आपस में भागने की योजना बनाने लगते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि अगर उनका जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो वह बाहर संपर्क कर सकता है और शायद मदद आ जाए, लेकिन हार्वे उसकी बात काटते हुए कहता है कि यह सब बेकार है, क्योंकि ये आदिवासी हर जगह नजर रखे हुए हैं और जैसे ही वे लोग अपने पिछले शिकार का मांस खत्म कर लेंगे, अगली बारी उनकी ही होगी। यह सुनते ही जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरी मुसीबत की जड़ हार्वे ही है, जिसने उन्हें यहाँ तक लाकर फंसा दिया। लेकिन इसी हिम्मत के साथ एक लड़की धीरे धीरे पिंजरे की छत की तरफ चढ़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वैसे ही पहरा दे रहा आदिवासी तुरंत सतर्क हो जाता है और बिना एक पल गंवाए उस पर बेहोशी वाला तीर चला देता है, जिससे वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और बाकी सभी की उम्मीदें उसी पल टूट जाती हैं। अगली सुबह जस्टिन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक छोटा आदिवासी लड़का उसके पास बैठा है, जिसकी नजर उसके गले में पहनी सीटी वाले हार पर टिकी हुई है। जस्टिन समझ जाती है कि शायद यह एक मौका हो सकता है और वह धीरे से उस सीटी को बजा देती है ताकि उसे दोस्त बना सके। लेकिन उसकी यह चाल उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि आवाज सुनते ही कलुआ कसाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और गुस्से में सभी लड़कियों को पिंजरे से बाहर खींचकर उसी खौफनाक जगह ले जाता है जहां पहले उस मोटे लड़के को मारा गया था। वहां उनके कपड़े उतरवाकर कबीले की बूढ़ी मुखिया एक एक करके उनकी जांच करती है, जैसे वह तय कर रही हो कि अगला शिकार कौन होगा। कुछ देर बाद वह 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में भिजवा देती है, लेकिन जस्टिन को अलग ले जाया जाता है, जिससे बाकी सब और भी डर जाते हैं। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। पहरेदारों को छोड़कर बाकी सभी आदिवासी अपने झोपड़ों में छिप जाते हैं। इसी अफरा तफरी में पिंजरे के अंदर बंद एक लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। वहाँ एक लड़का चालाकी से अपने फोन की रिंगटोन बजाकर पहरेदार का ध्यान भटकाता है और जैसे ही मौका मिलता है वह फुर्ती से पिंजरे के ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाती है। कॉलेज की एथलीट होने की वजह से वह फिसलन भरी जमीन पर भी तेज दौड़ती है। भागते भागते उसकी नजर नदी किनारे पड़ी एक लकड़ी की नाव पर पड़ती है और बिना देर किए वह सीधे उसकी तरफ दौड़ती है, जल्दी से नाव में कूदती है और खुद को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। बाद में बारिश रुकने के बाद आदिवासी जस्टिन को वापस घसीटते हुए पिंजरे में डाल देते हैं, लेकिन भले ही उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं होती, लेकिन उसके पूरे शरीर और चेहरे पर अजीब लाल और सफेद रंग पोत दिया जाता है, जिससे उसके साथी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह सब क्यों किया जा रहा है। तभी उनकी नजर एक आदिवासी लड़की पर पड़ती है जिसे लाल और सफेद रंग पोता होता है और उसकी हालत देखकर धीरे धीरे सबको सच्चाई समझ आने लगती है कि जस्टिन को अब इस कबीले में एक खास रस्म के लिए तैयार किया जा रहा है। दरअसल आदिवासी उससे शादी करने वाले थे ताकि उसे अपने कबीले का हिस्सा बना सकें। यह बात समझते ही जस्टिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन तभी हार्वे एक अजीब सी बात कहता है कि उसे खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए, क्योंकि जिनसे यह लोग शादी करते हैं वे बाकी कैदियों से थोड़ा ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। यह सुनते ही दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है और जस्टिन को हिम्मत देता है कि वे लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। इसी बीच कुछ आदिवासी खाना लेकर पिंजरे के पास आते हैं और कैदियों को खाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी जस्टिन की नजर फिर उसी छोटे आदिवासी लड़के पर पड़ती है और इस बार वह फिर से अपनी सीटी बजाती है। लड़का उस आवाज को ध्यान से सुनता रहता है, लेकिन हार्वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह सब बेकार है और फिर वो बिना सोचे समझे कटोरे में रखा खाना खाने लगता है। वहीं पास बैठी एक सुनहरे बालों वाली लड़की पहले हिचकिचाती है, क्योंकि वह वेजिटेरियन होती है, लेकिन भूख इतनी ज्यादा होती है कि आखिरकार वह भी कांपते हाथों से इंसानी मांस खाने लगती है। खाना खत्म होने के बाद लड़की कटोरे के अंदर पड़े टैटू को देखती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह जिस मांस को खा रही थी वह उसकी वही दोस्त थी जो कुछ समय पहले यहाँ से भाग निकली थी। यह सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि उसका दिमाग इसे सहन नहीं कर पाया और सदमे में आकर वह तुरंत कटोरा तोड़कर उसी के टुकड़े से अपना गला काट लेती है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं और पिंजरे में बैठे बाकी लोग सन्न रह जाते हैं। इसके बाद वे समझ चुके थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उनका ही है, इसलिए वे एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। चुपके से वे उस मरी हुई लड़की के मुंह को खोलते हैं और डंडी की मदद से नशीले पत्ते उसके गले के अंदर ठूंस देते हैं, ताकि जब आदिवासी उसका मांस खाएं तो पूरा कबीला नशे में डूब जाए और उन्हें भागने का मौका मिल सके। इसके कुछ ही देर बाद वही कलुआ कसाई वहां आता है और बिना किसी भावना के उस लड़की की लाश के टुकड़े करने लगता है। फिर वह शरीर के हिस्सों को उठाकर उसी मिट्टी के भट्ठे में डाल देता है जहाँ पहले भी कई लोगों को पकाया गया था। धीरे धीरे मांस पकने लगता है और उसकी गंध पूरे गाँव में फैल जाती है। आदिवासी उस खाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही खाना तैयार होता है वे सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कुछ ही कौर खाने के बाद उनकी चाल लड़खड़ाने लगती है, उनकी आंखें भारी होने लगती हैं और एक एक करके वे नशे के असर में गिरने लगते हैं। यही वह मौका था जिसका इंतजार जस्टिन
जस्टिन और बाकी लोग कर रहे थे। जस्टिन तुरंत दाढ़ी वाले लड़के के साथ पिंजरे से बाहर निकलती है और पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगती है। तभी एक और लड़का भी उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन हार्व अपनी जान बचाने के लिए उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है ताकि वह आदिवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच ले और खुद बच सके। यह देखकर साफ हो जाता है कि हार्व अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। जस्टिन के पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वह लड़का जो पीछे छूट गया था होश में आते ही देखता है कि उसके सामने दो आदिवासी खड़े हैं जो नशे के असर में पागलों की तरह हंस रहे हैं। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद वह चुपचाप वहां से भाग सकता है, लेकिन तभी उनमें से एक अचानक उसका हाथ पकड़कर अपने दांतों से नोच लेता है। दर्द से वह जोर जोर से चीखता है और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन आसपास मौजूद बाकी आदिवासी भी उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर कोई उसके शरीर को ऐसे नोचने लगता है जैसे भूखे जानवर अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। पलक झपकते ही उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाता है और उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और दाढ़ी वाला आदमी बिना रुके नदी के किनारे किनारे भागते जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ऊपर की तरफ बढ़ते रहे तो शायद किसी रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी नदी पार करते वक्त जस्टिन का पैर फिसल जाता है और वह तेज बहाव में बहने लगती है। उसकी मदद के लिए दाढ़ी वाला आदमी घबराकर नदी के किनारे किनारे उसके साथ दौड़ता है और किसी तरह एक पेड़ की डाल पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। दोनों बुरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन वे फिर से जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं और चलते चलते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन अब वह जगह और भी डरावनी बन चुकी थी, क्योंकि वहां मारे गए लोगों की लाशें बांसों पर टंगी हुई थीं, जो धूप और हवा में सूखकर नरभक्षियों के खाने में बदल चुकी थीं। दाढ़ी वाला आदमी बिना समय गंवाए सीधे प्लेन के मलबे की तरफ भागता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां से कोई मदद मिल सके, और आखिरकार उसकी किस्मत साथ देती है जब उसे मलबे के बीच उसका जीपीएस ट्रैकर मिल जाता है। लेकिन उनकी उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं, क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और वह बेकार हो जाता है। तभी अचानक जस्टिन को मोबाइल की हल्की सी रिंगटोन सुनाई देती है। दोनों घबराकर इधर उधर पड़ी लाशों की जेबें टटोलने लगते हैं और आखिरकार उन्हें हार्वे की गर्लफ्रेंड की जेब में फोन मिल जाता है। यह देखकर उनके चेहरे पर पहली बार राहत नजर आती है, लेकिन उसी वक्त जंगली जानवरों की तरह उन्हें ढूंढते आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। इतनी मेहनत से भागने के बाद भी उनका बचना नामुमकिन लगने लगता है। इसके बाद आदिवासी औरतें जस्टिन को पकड़कर उसे शादी के लिए तैयार करने लगती हैं। उसके शरीर पर अजीब रंग लगाए जाते हैं और उसे रस्मों के लिए सजाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दाढ़ी वाले आदमी को एक लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया जाता है और फिर कलवा कसाई उसे सजा देता है। वह एक एक करके उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है ताकि वह हिल भी न सके। इसके बाद उसके पूरे शरीर पर एक मीठी गंध वाली चिपचिपी हरी मिट्टी लगा दी जाती है और कुछ ही पलों में सैकड़ों चींटियां उसके शरीर पर चढ़ने लगती हैं। वे उसकी चमड़ी को काट काट कर नोचने लगती हैं। दर्द से वह आदमी जोर जोर से चीखता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। उधर जस्टिन को पूरी तरह तैयार कर दिया जाता है और कबीले की एक बुजुर्ग औरत हाथ में छोटा सा चाकू लेकर उसके सामने आती है ताकि शादी की खौफनाक रस्म शुरू की जा सके। लेकिन तभी अचानक बाहर से जोरदार चीखें सुनाई देती हैं। कबीले के लोग घबरा जाते हैं और रस्म वहीं रुक जाती है। तभी एक आदिवासी दौड़ता हुआ गांव में आता है, जिसके हाथ में एक इंसान का कटा हुआ सिर होता है। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि जंगल में कोई बाहरी लोग आ चुके हैं। फिर मुखिया ने बिना एक पल गंवाए शिकार पर निकलने का आदेश दे दिया और कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खाली हो गया। पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे और वही छोटा आदिवासी लड़का रह गया जिसने पहले जस्टिन की सीटी सुनी थी। मौका देखते ही वह चुपके से पिंजरे के पास आया और जस्टिन को आजाद कर दिया। जस्टिन भागने लगी, लेकिन उसका दिल नहीं माना और वह दाढ़ी वाले आदमी को भी छुड़ाने लगी। तभी उस आदमी ने उसे रोकते हुए कहा कि वह फोन लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यही उसका आखिरी मौका है। लेकिन तभी अचानक उस छोटे लड़के ने दाढ़ी वाले आदमी को बेहोश किया और अगले ही पल उसका गला काट दिया। यह देखकर जस्टिन अंदर से पूरी तरह टूट गई, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। वह तुरंत वहाँ से भागी, जबकि पिंजरे में बंद हार्व उसे पुकारता रहा। पर इस बार जस्टिन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। छोटा लड़का जस्टिन को जंगल के खतरनाक रास्तों से निकालते हुए काफी दूर ले गया। जाने से पहले उसने अपना छोटा सा सीटी वाला हार उस बच्चे को दे दिया, लेकिन किस्मत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही जस्टिन नदी पार करने लगी, पीछे से लौटते आदिवासियों ने उसे देख लिया। तभी अचानक वहाँ एक खतरनाक जगुआर दिखाई दिया, जिसे कबीले वाले भगवान का संकेत मानते थे। हैरानी की बात यह थी कि जगुआर ने जस्टिन पर हमला नहीं किया और इसे इशारा समझकर आदिवासी उसका पीछा करने से रुक गए। किसी तरह जस्टिन नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंची, लेकिन वहाँ जो नजारा था वह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रेस्क्यू टीम और नरभक्षियों के बीच भयानक गोलीबारी चल रही थी और हथियारों के सामने आदिवासी एक एक करके गिरते जा रहे थे। इसी दौरान मरे हुए आदिवासियों को देखकर जस्टिन के दिमाग में अचानक
एक खतरनाक लेकिन काम का आइडिया आता है। वह तुरंत अपना फोन निकालती है और बिना डरे सीधे रेस्क्यू टीम के सामने पहुंच जाती है। वह हाथ ऊपर करके इशारा करती है ताकि कोई उसे दुश्मन समझकर गोली न चला दे और जोर जोर से बताती है कि वह उन आदिवासियों में से नहीं है बल्कि एक सर्वाइवर है। उसके हाथ में फोन देखकर टीम का कमांडर समझ जाता है कि यह कोई कैदी रही होगी। वह तुरंत उसे अपनी तरफ बुलाता है और सैनिक फायरिंग रोक देते हैं। काफी समय बाद पहली बार जस्टिन को सुरक्षित महसूस होता है। फिर हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले एक सैनिक उससे पूछता है कि क्या और कोई भी जिंदा बचा है। जस्टिन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अपने सभी दोस्तों की दर्दनाक मौत घूम जाती है, लेकिन फिर वह हिचकिचाते हुए झूठ बोल देती है कि केवल वही जिंदा बची है और बाकी सभी लोग प्लेन क्रैश में मारे गए। इसके बाद उसे वहां से सुरक्षित निकालकर उसके घर भेज दिया जाता है, जबकि हार्व उसी नरभक्षी कबीले के बीच हमेशा के लिए छूट जाता है। कुछ ही दिनों में जस्टिन की कहानी पूरी दुनिया में फैल जाती है और वह रातों रात फेमस हो जाती है। मीडिया उसे हीरो की तरह दिखाने लगता है, लेकिन जस्टिन दुनिया से एक बड़ा सच छुपा लेती है। वह कभी नहीं बताती कि उसके दोस्तों की मौत असल में आदिवासियों ने की थी, बल्कि वह उल्टा यही कहानी बनाती है कि उन आदिवासियों ने ही उसकी मदद की थी और अगर वे लोग ना होते तो वह जंगल में जिंदा नहीं बच पाती। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि उस कबीले का अस्तित्व खतरे में ना पड़े और दुनिया उन्हें खत्म करने की कोशिश ना करे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात जब जस्टिन अपने घर में होती है तभी उसे हार्वे की बहन का फोन आता है। वह बताती है कि सैटेलाइट तस्वीरों में एक अजीब आदमी दिखाई दिया है जिसका पूरा शरीर काले रंग से पुता हुआ है और उसकी शक्ल काफी